अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर पाशा और आप देख रहे हैं इजी यूनानी। इजी यूनानी चैनल पर आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने उसूल इलाज के बारे में कुछ वीडियोस के अंदर पढ़ा था। उसूल इलाज का तारुफ और उसके बाद सूए मिजाज और उसका उसूल इलाज। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग वरम और उसका उसूल इलाज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वरम वरम ये अमराज मुरक्कब की किस्म है। तीन चीज़ें होती हैं: सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफर्रुक़ इत्तिसाल। अगर किसी मर्ज़ के अंदर इन तीनों में से एक चीज़ पाई जाए तो वो मर्ज़ मुफरत कहलाएगा, और इन तीनों में से दो या दो से ज़ायद चीज़ पाई जाए तो वो मर्ज़ मुरक्कब कहलाएगा। वरम के अंदर दो या दो से ज़ायद चीज़ें पाई जाती हैं। वरम ये अरबी लफ्ज़ है और ये औराम का वाहिद है। इसके माना सूजन के, स्वेलिंग के और फूलने के आते हैं। आइए देखते हैं इसकी तारीफ क्या है। जिस्म के किसी उज़्व का जुज़वी तौर पर यानी पार्शली तौर पर या कुल्ली तौर पर कंप्लीट किसी गैर तबई मादे के सबब से बढ़ जाना, तो यह क्या कहलाता है? वरम कहलाता है। जिस्म के किसी उज़्व का जुज़वी या कुल्ली तौर पर किसी गैर तबई मादे के सबब से बढ़ जाना, ये वरम कहलाता है। यूनानी तिब के अंदर अतिब्बा का वरम के सिलसिले में क्या नज़रिया था? तो शेख से पहले जितने भी अतिब्बा थे, सभी का ये नज़रिया था कि वर्म जो है सिर्फ नर्म आज़ा में हो सकता है। लेकिन शेख ही पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बताया कि वर्म जो है नर्म आज़ा के अलावा सख्त आज़ा में भी हो सकता है। जैसे हड्डी है, इसमें भी क्या है? वर्म हो सकता है। एमडी में क्वेश्चन आ सकता है, ये किसका कौल है कि वरम सख्त आज़ा में होता है? वरम की अक़साम, हम वरम को दो एतबार से तकसीम कर सकते हैं। एक मादे के लिहाज से, दूसरा क्या है? कैफियत के लिहाज से। मादे के लिहाज से वरम की 6 किस्में होती हैं। ये भी एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। कौन कौन सी 6 किस्में हैं? वरम सफराबी, वरम दम्भी, वरम बलगमी और वरम सौदाबी, वरम माई और वरम रीही। इसके याद रखने का तरीका यह है, चारों खिल्त के एतबार से वरम की और दो माई और रीही। दूसरी जो किस्म है वो वरम की कैफियत के एतबार से है। तो कैफियत के एतबार से इसकी दो किस्में निकलती हैं, वरम हार्म और वरम बारिद। वरम हार को इल्तिहाब भी कहते हैं, सोजिश भी कहते हैं, इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। वरम हार किसे कहते हैं? वरम हार जो दम या सफरा की वजह से होता है, और वरम वारिद जो इसके अलावा खुद की वजह से होता है। ये सवाल के अंदर अक्सर आता है कि वरम फलगमूनी किसे कहते हैं? तो वरम हार जब खालिस दम की वजह से हो तो उसे वरम फलगमूनी कहते हैं, और जब वरम हार खालिस सफरा की वजह से हो तो उसके वरम हमरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वरम हमरा कहते हैं। वरम हार के 4 दर्जात हैं। नंबर 1 दर्जे इब्तिदा, दर्जे तज़य्युद, दर्जे इंतहा और दर्जे इन्हितात। दर्जे इब्तिदा के अंदर बीमारी शुरू होती है और वरम जो है वो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। दर्जे तज़य्युद के अंदर इसके अंदर कुछ तेज़ी आती है और वरम तेज़ी से बढ़ता है। दर्जे इंतहा में मर्ज जो है वो रुक जाता है और दर्जे इन्हितात में कम होने लगता है। वरम के अंजाम की जो हालतें हैं वो तीन में से कोई एक हो सकती है। या तो ये वरम नुजत पाकर तहलील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर माते के अंदर पीप पड़ जाएगा, या ये वरम जो है वरम सलाबत में मुंतकिल हो जाएगा, सख्त वरम में क्या है? मुंतकिल हो जाएगा। दूसरी किस्म जो थी वो वरम बारिद है, और ये 4 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 वरम बलगमिया, जो ढीले वरम होते हैं, रसोली होती हैं। नंबर 2 वरम सौदाबिया, जिसे वरम सुल्ब कहते हैं, सरतान होते हैं। वरम माई, और चौथे नंबर पे वरम रीही, जैसे तहब्बुज और नफका वगैरह। वरम हार, वरम हार को इल्तिहाब भी कहा जाता है। ये क्या है? सादा भी हो सकता है और उफूनत से भरा भी हो सकता है, यानी उफूनी भी हो सकता है और गैर उफूनी भी हो सकता है। तो आइए अब औराम का उसूल इलाज देखते हैं। वरम गैर उफूनी का मकामी इलाज, इसका इजाला किया जाएगा
मुतासिरा हिस्से को सुकून पहुंचाया जाएगा अद्विया के ज़रिए और तदाबीर के ज़रिए। वहाँ पर मौजूद इम्तिला को कम किया जाएगा, कंजेशन जो पैदा हो रहा है उसको कम किया जाएगा, दर्द और तनाव को कम किया जाएगा। हरारत अवारिज़ वरम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, जबकि हरारत के साथ रतूबत भी हो, क्योंकि ये हरारत जो है वो इरखा यानी रिलैक्सेशन पैदा करती है, जिससे तनाव और दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हीट यहाँ पर पहुँचाना क्या है, फ़ायदेमंद होता है। वर्म उफ़ूनी का मकामी इलाज। वर्म उफ़ूनी के इलाज का मकसद ये होता है कि वहाँ पर मौजूद उफ़ूनत को ज़ाइल किया जाए, ख़त्म किया जाए, उफ़ूनी मादा को हटाया जाए, तबाह किया जाए। इस मकसद के लिए दर्ज झेल वसाइल और रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। खून के तबई खवास को यानी नेचुरल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको खारजी वसाइल और मुनासिब अद्विया के और अग़ज़िया के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए और ग़िज़ा के ज़रिए खून की तबी खसूसियात को बढ़ाया जाता है। और ऐसे वसाइल और तदाबीर इख्तियार किए जाते हैं जिनसे मकाम माऊफ यानी इफ़ेक्टेड जो प्लेस है उसमें ताज़ा खून दौड़ने लगे और वहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस क्या है, तेज़ हो जाए और इंदिमाल में मदद हो। मुतासिरा हिस्से को आराम और सुकून पहुँचाया जाए ताकि नक्लो हरकत की वजह से सिमियत ना फैलने पाए। जो इफ़ेक्टेड पार्ट है वहाँ को आराम और सुकून रेस्ट करने से होता है, तो इसलिए रेस्ट का मशवरा दिया जाए। मुफत्तिह उरूक अद्विया का इस्तेमाल किया जाए। जो उरूक को डायलेट करने वाली अद्वियाँ हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जब उरूक डायलेट होंगी तो वहाँ पर सर्कुलेशन क्या होगा, तेज़ होगा, जिसकी वजह से वहाँ मकाम माऊफ को सेहत पाने में मदद होगी। नतूलात व सकूबात और ज़रूक़ात का इस्तेमाल कराएं ताकि उफ़ूनी मवाद साफ़ हो जाए। जो सिमी मवाद वहाँ पर मौजूद है वो इनके ज़रिए से साफ़ हो जाए। यहाँ पर 3 इस्तिलाहात हैं: नतूल, सकूब और ज़रूक़। नतूल को हम तड़ीड़ा भी कहते हैं। सयाल दवा जो बसूरत जोशांदा या खिसांदा या महलूल हो किसी उज़्व पर ठंडे या गर्म होने की हालत में डाली जाए, इस अमल को अमले तंतील कहा जाता है। और सयाल की हरारत यानी गर्म होने या बरूदत या ठंडे होने के एतबार से इसे नतूले हार या नतूले बारिद कहा जाएगा। इसी तरह सकूब है ठंडा या गर्म पानी जो जोशांदा या खिसांदा कोई भी सयाल की सूरत हो बुलंदी से बदन पर या बदन के किसी हिस्से पर गिराया जाए, इस अमल को अमले सकब कहते हैं। जैसे कि सरसाम और जुनून वगैरह की सूरत में ठंडा पानी मरीज के सर पर डाला जाता है धार के ज़रिए से, इसे सकूब बारिद कहते हैं। और जब गर्म पानी डाला जाएगा तो उसे सकूब हार कहा जाएगा। इसी तरीके से तीसरी इस्तिलाह जो है वो ज़रूख है। पिचकारी के ज़रिए से सयाल दवा का डालना, पिचकारी के ज़रिए से, इसके ज़रिए से भी जहाँ पर वरम होता है तो गरम महलूल क्या है डाला जाता है, तो इसकी वजह से इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। निहायत सफाई के साथ मरहम और पट्टी की जाए ताकि जख्म बैरूनी उफूनत से महफूज रहे। वर्म हार का उमूमी इलाज। वर्म गैर उफूनी का उमूमी इलाज क्या होगा? इससे मुराद वो तदाबीर हैं जिनसे आम बदन की हालत और क़ुव्वत की इस्लाह होती है। अगर मरीज़ कवी हो और खून का दबाव ज़्यादा हो यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो मुंदरजा झेल तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। तारीख, जिसके ज़रिए से जल्द का फेल बढ़ जाता है। तारीख एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जिस्म में मौजूद फासिद मादे जो हैं उनका इखराज किया जाता है। इस्तिफराग का एक तरीका है। इसी तरीके से इसहाल, इसके ज़रिए से आंतों का फेल बढ़ जाता है। ऐसी अदवियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिससे आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है और उसका आंतों का एक्शन बढ़ जाता है, तो जिस्म में मौजूद फासिद मादे क्या हैं आराम से खारिज हो जाते हैं। इदरार, जिसके ज़रिए से गुर्दों का फेल बढ़ जाता है। ऐसी अदवियाँ या तदाबीर इख्तियार की जाती हैं जिसके ज़रिए से गुर्दों का एक्शन बढ़ जाए और जिस्म में मौजूद फासिद मादा का इखराज हो सके। फस्द, जिसके ज़रिए से उरूक का इम्तिला और कंजेशन क्या है दूर हो जाता है और इसके ज़रिए से भी क्या है जिस्म में मौजूद फासिद मादों का इखराज हो जाता है। तो दोस्तों इन तमाम के ऊपर तारीख, इसहाल, इदरार और फस्द के ऊपर
ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مریض ضعیف ہو تو مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ دو صورتیں تھیں، اگر مریض قوی ہے تو تاریک اسہال، ادرار اور فسد وغیرہ کرنا چاہیے، اور اگر مریض ضعیف ہے تو غذا اچھی اور کافی دینا چاہیے، یعنی اتنی غذا دینا چاہیے جو انف بھی ہو اور اچھی بھی ہو، یعنی کوانٹٹی میں بھی اچھی ہو اور کوالٹی میں بھی اچھی ہو۔ تیمارداری احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے، بہت زیادہ اس کی تیمارداری اور بہت زیادہ مریض کا خیال رکھنا جائے۔ محرکات اور مقویات کا استعمال کرنا چاہیے، ایسی ادویہ کا استعمال کرنا چاہیے جو محرکات ہوں، یعنی اسٹیمولیٹ دینے والی ہوں، افعال کو بڑھانے والی ہوں، اور مقویات ہوں جو جسم کو قوت دینے والی ہوں۔ ورم عفونی کا عمومی علاج۔ عفونی امراض میں ہلکا بخار جو ہے مضر ہونے کے بجائے کسی حد تک مفید ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن سے سمی مواد کیا ہے دفع ہونے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سمی مواد دفع ہونے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ مبردات کا استعمال اس وقت نہیں کرنا چاہیے جب حرارت شدید نہ ہو، کیونکہ حرارت ہے نہیں اور مبردات کا استعمال کیا جائے گا تو حرارت اور کم ہو جائے گی، جسم کی ٹمپریچر اور کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مریض کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اورام باطنہ، جو اندرونی جسم اورام ہیں جو باہر سے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو ان صورتوں میں مریضوں کو سوائے لطیف غذاؤں کے جن میں تغذیہ کافی ہو اور زود ہضم ہو دوسری چیز نہیں دینا چاہیے، خصوصاً جبکہ اورام حارہ کے ساتھ بخار بھی لاحق ہو، تو اس صورت کے اندر لطیف غذاؤں کو دینا لطیف غذاؤں کے دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اورام باردہ، ان کو اورام مزمنہ بھی کہتے ہیں، ان کا علاج ورم ہار کے مقابلہ زیادہ دیر طلب ہوتا ہے اور دشوار ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹائم لگتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اخلاق اور مزاج کے مزمن خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق کی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور کیفیات کے مزمن خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس ورم کو یعنی ورم بارد کو حتی الامکان دفع کرنا چاہیے، ایسی تدابیر اختیار کرنا چاہیے جس سے ورم بارد اور عام مزمنہ ختم ہو سکیں۔ اس میں معاف کو سکون دیا جائے، یعنی ریسٹ دیا جائے، جس کی وجہ سے وہاں جب ریسٹ دیا جائے گا تو وہاں پر مواد جو ہے میں سمیت پیدا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مواد کا ازالہ لزا کے ذریعے کیا جائے، دغدغہ وہاں پر دیا جائے، اسٹیمولیشن دیا جائے، کیونکہ جب مواد کا امالہ ہوگا تو دوسری جگہ پر جہاں پر کی طبیعت کیا ہے قوی ہے تو وہاں پر مواد پہنچے گا، اور یہاں کی طبیعت کمزور ہے تو اس کو کیا ہے موقع مل جائے گا، اور موقع مل جائے گا مرض کو صحت تک لانے کا۔ ورم کے مقام پر دباؤ ورم مزمن کو فائدہ دیتا ہے، جہاں ورم مزمن ہے تو وہاں پر دباؤ اگر دیا جائے کسی چیز سے تو یہ ورم مزمن کو کیا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ عمومی طور پر بدن کی اصلاح مصفیات کے ذریعے کی جائے، مصفی ادویہ کا استعمال کیا جائے، اور آخر میں عمل بالید آپریشن کے ذریعے بھی کیا ہے علاج کیا جا سکتا ہے اورام باردہ کا۔ اورام سلبیہ، وہ ورم جن میں صلابت اور سختی پیدا ہو جائے تو وہ اورام سلبیہ کہلاتے ہیں۔ ان کا اصول علاج کیا ہے کہ اس میں ملینات اور مرخیات ادویہ کا استعمال کیا جائے، لیکسیٹو ادویہ کا استعمال کیا جائے جن سے حرارت اور یبوست کم ہو، تاکہ شدت کے ساتھ تحلیل ہونے کی وجہ سے کثیر اجزاء سخت ہو کر ٹھہر نہ جائیں۔ ایسی ادویہ نہ استعمال کی جائیں کہ ایک دم بہت زیادہ جو تحلیل پیدا کر دیں جس کی وجہ سے اجزاء جو ہیں وہاں پر کثیف ہو کر ٹھہر جائیں، بلکہ تحلیل کے لیے آمادہ ہو جائیں، ایسی ادویہ کا استعمال کیا جائے۔ جب ملینات اور مرخیات ادویہ استعمال کی جائیں گی تو اس کے بعد کیا ہے محللات سے تحلیل کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اورام ریحہ اور نفخہ، ان اورام میں ریح بھر جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو اورام ریحہ کہا جاتا ہے۔ یہ ریح مقام معوف میں جو اسپیس ہے وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، اور متفرق طور پر اعضاء کے رخنوں میں اور خلاؤں میں جو اسپیس اعضاء میں جو اسپیس ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان میں کیا ہے بھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سوجن آ جاتی ہے تو وہاں پر ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اصول علاج کیا ہے، اس میں مسخنات کا استعمال کریں گے تاکہ ریاح کا انجذاب ہو جائے اور تحلیل ہو سکے، ریاح کیا ہے ایبزورب ہو جائے، اور اسہال اور تاریک سے بھی کیا ہے تنقیہ کیا جاتا ہے، وہاں پر موجود ریاح کو ختم کیا جاتا ہے۔
इस वरम का इलाज ऐसी चीज़ों से किया जाएगा जो लतीफ़ुल जौहर होते हैं, ताकि इससे रियाह तहलील हो और मकाम कुशादा हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने वरम और उसका उसूल इलाज के बारे में पढ़ा कि वरम की किसे कहते हैं, उसकी कितनी अक़साम हैं और किस तरीके से वरम हार और वरम बारिद का हम उसूल इलाज बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें और माक़ब्ल बनी हुई वीडियो का लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।